स्टूडेंट, तो हम 10th क्लास हिस्ट्री फर्स्ट लेसन द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, तो जो हमारा टॉपिक है व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। तो व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। तो देखते हैं राष्ट्रवाद का मीन्स उदारवाद, राष्ट्रवाद का मीनिंग क्या है। तो व्हाट डिड लिबरल उदारवाद नेशनलिज्म राष्ट्रवाद स्टैंड फॉर। तो वैसे तो बेसिकली जो मीनिंग है, लैटिन जो रूट है लिबर, जो LIBR, लिबर मीन्स जो है लैटिन रूट से बना है, लैटिन रूट। और लैटिन भाषा का जो शब्द है इसका मीनिंग है फ्री, मीन्स मुक्त। तो लिजम, तो फॉर ए न्यू मिडिल क्लास लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल एंड इक्वली ऑल बिफोर द लॉ। यस, तो सभी जो मध्य वर्ग के लोग थे वो उदारवाद, स्वतंत्रता चाहते थे, इंडिविजुअल प्रत्येक व्यक्ति इक्वली समान अधिकार चाहते थे कानून की दृष्टि से। पॉलिटिकली अगर हम राजनीतिक रूप से इसका अर्थ लें, इम्प्रेसेस द कंसेप्ट ऑफ द गवर्नमेंट बाय द डिसेंट, सहमति थी सरकार की। एंड सिंस द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जो हमने 1789 में जो फ्रांस क्रांति हुई है, एंड लिबरलिज्म जो उदारवाद स्टूड फॉर एंड ऑफ द ऑटोक्रेसी, यस निरंकुशवाद को खत्म करना चाहते थे, मींस राजा के शासन को खत्म करना चाहते थे। एंड क्लरिकल जो था प्रिविलेज, जो पादरी वर्ग जो था, मींस फ्रांस सोसाइटी तीन पार्ट में बटे हुई थी, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। तो फर्स्ट स्टेट की बात करते हैं, क्लरिकल जो प्रिविलेज, जो जन्म सिद्ध अधिकार था उनको, कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, संवैधानिक और प्रतिनिधित्व जो सरकार थ्रू द पार्लियामेंट, संसद में होनी चाहिए। 19th सेंचुरी लिबरल आल्सो द स्ट्रेस द इनोबिलिटी ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी, यस स्वामित्व की अनिवार्यता पर बल देते थे, मतलब निजी संपत्ति पर बल देते थे। यट इक्वलिटी बिफोर द लॉ डिड नॉट नेसेसरी स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफरेज, यस तो सभी को राइट टू वोट, मीन्स सभी को राइट टू वोट होना चाहिए। तो यू विल रिकॉल दैट द रिवॉल्यूशनरी फ्रांस डिड which marked the first political experiment in the liberal democracy, जो उदारवादी लोकतंत्र था, राइट टू वोट, जो वोट का अधिकार था, टू गेट इलेक्टेड वाज गारंटेड एक्सक्लूसिवली टू प्रॉपर्टी ओनिंग मैन, यस उस टाइम ओनली फॉर पुरुषों के ही संपत्ति का अधिकार था, ना कि फीमेल के। फीमेल तो रख ही नहीं सकती थी। मैन विदाउट प्रॉपर्टी एंड ऑल, तो जिनके पुरुष के पास प्रॉपर्टी थी उन्हीं को राइट टू वोट का अधिकार था। ऑल वुमेन आर एक्सक्लूडेड फॉर पॉलिटिकल राइट्स, राजनीतिक अधिकार से सही महिलाओं को बाहर कर दिया। ओनली फॉर ब्रीफ पीरियड अंडर द जैकोबिन क्लब डिड नॉट एडल्ट मेल एंजॉय सफरेज, यस तो डिड ऑल एडल्ट, सभी वयस्क को सफरेज राइट दिया गया। तो कुछ ओनली फॉर ब्रीफ पीरियड के लिए, कुछ समय के लिए जो जैकोबिन क्लब के जो मेंबर थे। नेपोलियन कोड वाज बैक टू लिमिटेड सफरेज एंड रिड्यूस्ड वुमेन टू द स्टेटस ऑफ द स्टैच्यू ऑफ द माइनर, यस अगर किसी ने जो नेपोलियन के समय वुमेन या जो माइनर है, नाबालिग है, या अथॉरिटी ऑफ द फादर एंड हस्बैंड से अगर कोई क्लब का मेंबर बनेगा तो उसको अपने फादर या हस्बैंड से परमिशन लेनी पड़ेगी। थ्रू द 19th सेंचुरी अर्ली 20th सेंचुरी में वुमेन एंड नॉन प्रॉपर्टी मैन ऑर्गेनाइज पोजीशन मूवमेंट डिमांडिंग इक्वल पॉलिटिकल राइट, यस महिला और जो जिस पुरुष के प्रॉपर्टी नहीं है उन्हें काफी स्ट्रगल किया था कि हमें भी राइट टू वोट होना चाहिए, सफरेज राइट होना चाहिए। इकोनॉमिक से अगर हम आर्थिक क्षेत्र की तुलना करें तो लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ द मार्केट्स एंड एबोलिशन ऑफ द स्टेट इम्पोज रेस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ द गुड्स एंड कैपिटल, यस तो जो आवाजाही थी वस्तु और जो मनी की, पूंजी की, उस पे अबोलिशन किया था, स्टेट इम्पोज विरोध किया था, बैन लगा दिया था। 19th सेंचुरी दी स्ट्रॉन्ग डिमांड ऑफ द इमर्जिंग मिडिल क्लास ने, बहुत ही दृढ़ता से मध्य वर्ग के लोगों ने 19वीं सदी में। लेट अस टेक ऑफ एग्जांपल ऑफ जर्मन स्पीकिंग दिस हाफ फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी नेपोलियन एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स एंड क्रिएट आउट ऑफ द काउंटलेस अनगिनत स्मॉल प्रिंसिपलिटी ए कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट, यस नेपोलियन जो जर्मनी या उस पर कब्जा किया था तो उनके 39 राज्यों का एक संघ बनाया था। एंड ईच ऑफ दी पास्ट ऑन करेंसी, और सभी की अपनी अपनी एक करेंसी थी, मुद्रा थी, वेट एंड मेजर्स, नाप तोल की कई अलग अलग थी। ए मर्चेंट ट्रेवल करेगा, 1833 की बात है, अगर
मर्चेंट नेम्सबर्ग से हेम्सबर्ग में ट्रेवल करेगा तो 11 कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती थी उसको। तो एक हेम्सबर्ग टू नेम्सबर्ग सेल हिज गुड्स, अपनी वस्तुओं को बेचेगा तो टू पास थ्रू द 11 कस्टम बैरियर्स एंड पे कस्टम ड्यू टू, एक जगह पे 5% ईच ऑफ वन ऑफ देम, एक जगह पे ट्रेडर का 5% कस्टम लगेगी। ठीक, ड्यूटी वर ऑफ्टन लायर्स अकॉर्डिंग टू वेट और मेजर्स के अकॉर्डिंग, मेजरमेंट गुड्स के अकॉर्डिंग, रीजन ऑफ द सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स, इंडिविजुअल टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन, तो काफी समय लगता था इसमें गणना करने में भी। और द मेजर्स ऑफ क्लॉथ फॉर एग्जांपल इले रीजन ऑफ द स्टूड फॉर द डिफरेंट लेंथ, यस लेंथ को कुछ जगह इले में नापते थे। इले टेक्सटाइल मटेरियल ब्रॉट ए फ्रैंकफर्ट गेट यू 54.7 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ, मेज में 55.1 सेंटीमीटर था, नेम्सबर्ग में 65.6 सेंटीमीटर, इन फ्रीविंग 53.5 मीटर, मतलब हर जगह अलग अलग थी मेजरमेंट की इकाइयां। तो सच कंडीशन वर द व्यूज ऑफ द ऑब्स्टिक, बाधाओं थी अनेक, इकोनॉमी एक्सचेंज में आर्थिक जो बदलाव था, ग्रोथ बाय द न्यू कॉमर्शियल क्लास, जो नया जो व्यवसायिक जो वर्ग आया है और उसने तरफ दिया है, सर्टन ऑफ द यूनिफाइड इकोनॉमी टेरिटरी ऑफ द अलाउंग द अनहीटेड निर्बाध ढंग से मूवमेंट ऑफ गुड्स, की मतलब बहुत ही मुश्किल काम है वस्तुओं का जो गति करना, पीपल एंड कैपिटल लॉग और जो पूंजी है। 1834 में एक कस्टम यूनियन बना है जार्वे लाइन, तो हम बात करते हैं 1834 की बात करते हैं, जो कस्टम यूनियन जो किस नाम से जानते हैं, जो जार्वे लाइन के नाम से जानते हैं। तो जार्वे लाइन क्या है? जार्वे लाइन एक कस्टम यूनियन है, मींस ट्रेड यूनियन है। तो पहले फ्रांस में करेंसी की संख्या थी 30, उसको खत्म करके ओनली फॉर 2 कर दी करेंसियों की संख्या। तो हम बात करते जार्वे लाइन। जार्वे लाइन इनिटेटिव टू पर्सिया, जो पर्सा था उसने ज्वाइन किया है बाय द मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट के लिए कस्टम यूनियन। तो द यूनियन एब्लोस ट्रैफ बैरियर, जो व्यापार अवरोध था, रेड्यूस द नंबर ऑफ द करेंसी, जो जो करेंसियों की जो संख्या थी उसको कम कर दिया, और 30 थी पहले, टू कर दिया। The certain of the network of the railway and further simulated mobility and horsing काम ले जाने के लिए इकोनॉमी इंटरेस्ट ऑफ द नेशनल यूनिफिकेशन, राष्ट्रीय एकीकरण में, एंड व्यूज ऑफ द इकोनॉमी नेशनलिज्म स्टैंड द वाइडर नेशनलिज्म सेंटिमेंट्स, जो बड़े पैमाने पे जो राष्ट्रवादी जो भावनाएं थी, ग्रोइंग एज टाइम, उस समय उदय हो रही, पनप रही थी। तो थैंक यू आज की टॉपिक